हेलो स्टूडेंट्स, गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में एमए फाइनल के इंडियन ज्योग्राफी में भारत के उद्योग हैं उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। भारत के उद्योगों का जो वर्गीकरण है वो उत्पाद के आधार पर, आकार के आधार पर, कच्चे माल के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, उपभोक्ता वस्तुओं के आधार पर इस प्रकार अलग अलग वर्गीकरण किया गया है, जो अपन ने विगत क्लास में इसका अध्ययन किया था। अब भारत के जो प्रमुख उद्योग है उसमें अपन सबसे पहले धात्विक उद्योग पे आते हैं। और धात्विक उद्योग में यानी सबसे प्रमुख जो उद्योग है वो लौह इस्पात उद्योग है। लौह इस्पात उद्योग किसी भी देश के आर्थिक विकास की मेन आधारभूत इकाई होती है और ये एक आधारभूत उद्योग है। लौह इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग इसीलिए कहा जाता है कि ये अन्य सैकड़ों उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध करवाता है, या इससे जो बनने वाले उत्पाद है वो अन्य सैकड़ों उद्योग है उसके लिए कच्चा माल होता है। इसीलिए लौह इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग कहते हैं। और इस उद्योग से किसी भी देश की औद्योगिक विकास की नींव पड़ती है। भारत में लोहा पिघलाने, डालने, इस्पात तैयार करने का कार्य अत्यंत प्राचीन काल से ही अगारिया जाति के द्वारा यानी कि किया जाता था। यानी अगारिया जाति के द्वारा प्राचीन समय से भी भारत में लोहा पिघलाने, ढालने या इस्पात तैयार करने का कार्य किया जाता था। इनके द्वारा तैयार किया गया लौह इस्पात था वो प्राचीन समय में उच्च क्वालिटी का था। और ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार पश्चिमी एशिया के अंदर एक दमिश्क नगर है। पश्चिमी एशिया के अंदर एक नगर था, उसका नाम था दमिश्क। दमिश्क नगर थे वो प्राचीन समय के अंदर लौह इस्पात उद्योग के लिए जाना जाता था। और दमिश्क नगर की जो लोहे की तलवारें आती थी, लोहे की तलवारें, दमिश्क नगर से बनी लोहे की जो तलवारें होती थी वो दुनिया भर के अंदर यानी कि प्रसिद्ध थी। तो पश्चिमी एशिया से इसकी लौह इस्पात की शुरुआत हुई थी प्राचीन समय से। और पश्चिमी एशिया के अंदर अगारिया जाति थी। अगारिया जाति के द्वारा प्राचीन समय के अंदर लोहे को डालना, पिघलाना, इस्पात तैयार करने का कार्य किया जाता था। वो बहुत बेहतर और उच्च क्वालिटी का यानी कि लोहा हुआ करता था। जैसे इसका एक उदाहरण अपन देखें तो अशोक का लौह स्तंभ है। अशोक का लौह स्तंभ, ये अशोक का जो लौह स्तंभ है ये प्राचीन यानी कि भारत के अंदर लौह इस्पात उद्योग का एक आधार माना जाता है। और अशोक का लोहे का जो लौह स्तंभ है ये कहाँ पे है? दिल्ली के अंदर है। दिल्ली के कुतुब मीनार के अंदर अशोक का लौह स्तंभ है, जो लगभग यानी कि आज से 1700 साल पुराना इस प्रकार का एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। और इसमें आज भी यानी कि किसी भी प्रकार का जंग नहीं लगता है। तो प्राचीन समय के अंदर जो लोहा तैयार होता था अगारिया जनजाति के द्वारा, या दमिश्क के अंदर जो तलवारें तैयार होती थी वो उच्च क्वालिटी के लोहे से बनी रहती थी और उसमें किसी भी प्रकार का यानी कि जंग नहीं लगता था। जैसे अशोक का लौह स्तंभ है, दिल्ली के अंदर कुतुब मीनार में स्थित है, जो इसका एक उदाहरण है। ये अच्छे क्वालिटी का लोहा है जो आज भी वहाँ पे किसी प्रकार का जंग नहीं लगा हुआ है। फिर भी यानी कि आधुनिक भारत के अंदर जो लोहे की शुरुआत हुई थी उसमें सबसे पहले अपन आते हैं कि भारत में लौह इस्पात की जो शुरुआत हुई थी वो 1874 में कुल्टी, 1874 के अंदर कुल्टी पश्चिम बंगाल में है। कुल्टी पश्चिम बंगाल के अंदर बंगाल आयरन
वर्क्स कंपनी के नाम से भारत में पहला लौह इस्पात संयंत्र की शुरुआत हुई। यानी 1874 में ब्रिटिश काल के अंदर बंगाल आयरन एंड वर्क्स कंपनी के द्वारा लोहे से इस्पात बनाने का कार्य 1874 में कुल्टी से शुरू हुआ है। लेकिन यहाँ केवल कौन सा लोहा बनाया जाता था? ढलवा लोहा। ढलवा लोहा तैयार किया जाता था। ढलवा लोहा तैयार किया जाता था। फिर इससे इस्पात बनाने का धीरे धीरे काम शुरू हुआ और भारत में इस उद्योग की वास्तविक रूप से यानी कि जो शुरुआत हुई है, आधुनिक परंपरा से युक्त वास्तविक जो शुरुआत हुई वो 1907 के अंदर 1907 के अंदर चाकसी, ये चाकसी कहाँ पे हैं? वर्तमान में झारखंड में है। झारखंड। इस चाकसी का नाम है वर्तमान में जमशेदपुर रखा गया है। जमशेदपुर। तो 1907 के अंदर टिस्को का कारखाना चाकसी जो वर्तमान जमशेदपुर झारखंड में स्थापित किया गया और इसी से ही भारत में लौह इस्पात उद्योग की आधुनिक तरीके से वास्तविक शुरुआत हुई। तो ये निजी क्षेत्र का यानी कि कारखाना था, जो यानी कि ये टाटा कंपनी का कारखाना था, टिस्को का कारखाना, जिसे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, स्टील अथॉरिटी। इस प्रकार टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी ने, टिस्को ने 1907 में भारत में आधुनिक तरीके से लौह इस्पात बनाने की शुरुआत है वो चाकसी झारखंड से शुरू की है और इसके बाद में भारत में यानी कि आधुनिक तरीके से लौह इस्पात यानी तैयार किया जाता था। ये निजी क्षेत्र का पहला कारखाना था। इनके बाद में 1907 के अंदर 1907 के बाद में 1918 के अंदर बर्नपुर इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई। पश्चिम बंगाल के अंदर बर्नपुर में इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई। फिर भारत में प्रथम सार्वजनिक क्षेत्र का जो कारखाना है, प्रथम सार्वजनिक क्षेत्र का लौह इस्पात का जो संयंत्र है वो विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क्स के नाम से भद्रावती में 1923 में स्थापित हुआ। 1923 में स्थापित किया गया। इस प्रकार भारत के अंदर जो लौह इस्पात उद्योग की जो शुरुआत 1874 से हुई, फिर 1907 के अंदर टिस्को का कारखाना चाकसी जमशेदपुर झारखंड में स्थापित किया गया और वो निजी क्षेत्र का प्रथम और आधुनिक परंपरा से युक्त भारत का प्रथम कारखाना था। 1918 में बर्नपुर के अंडर इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी की शुरुआत हुई और 1923 के अंदर भारत में प्रथम सार्वजनिक क्षेत्र का लौह इस्पात का संयंत्र कर्नाटक भद्रावती के अंदर विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क्स के नाम से शुरू किया गया। इसके बाद में 1937 के अंदर कुल्टी जो 1874 में स्थापित हुआ था, कुल्टी और हीरापुर संयंत्र को मिलाया गया। कुल्टी और पश्चिम बंगाल के अंदर हीरापुर दोनों संयंत्रों को इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी में मिला दिया गया। इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी में मिला दिया गया और 1953 में जो बर्नपुर संयंत्र था उसको भी इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी में मिला दिया गया। यानी कि 1953 के अंदर इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी के अंतर्गत 3 कारखाने हो गई, कुल्टी और इसके बाद बर्नपुर व हीरापुर। तो इस प्रकार 3 कारखानों को इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी के अंदर मिला दिया गया और फिर इस भारत में लौह इस्पात उद्योग के विकास के लिए एक यानी कि संस्था बनी, उसका नाम था शेल। शेल का मतलब है स्टील अथॉरिटी इंडिया ऑफ लिमिटेड।
स्टील अथॉरिटी इंडिया ऑफ लिमिटेड भारत में लौह इस्पात उद्योग के विकास, नियंत्रण और प्रबंधन करने की दृष्टि से इसकी स्थापना 1974 में की गई। 1974 में की गई और इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी है वो अभी सेल के नियंत्रण में काम कर रही है। तो इस प्रकार स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो शेल है इसके नियंत्रण के अंदर टोटल 5 कारखाने हैं, जिसमें दुर्गापुरा पश्चिम बंगाल है, राउरकेला है, भिलाई है, बोकारो है और इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी है। इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी के अंतर्गत जो भी 3 कारखाने थे, कुल्टी, बनपुर और हीरापुर। इस प्रकार वर्तमान में भारत में 5 लौह इस्पात के एकीकृत संयंत्र है, जिसका नियंत्रण प्रबंधन शेल के द्वारा किया जाता है, यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो भारत में लौह इस्पात उद्योग के विकास, प्रबंधन और नियंत्रण करने के लिए इस संस्था की स्थापना 1974 में की गई थी और इसके अंतर्गत वर्तमान में 5 का यानी कि एकीकृत जो लौह इस्पात के कारखाने हैं वो कार्यरत है, जिसमें 5 कारखानों के अंदर दुर्गापुरा जो पश्चिम बंगाल के अंदर है, बोकारो ये झारखंड के अंदर है, बोकारो झारखंड में है, भिलाई छत्तीसगढ़ के अंदर है, भिलाई छत्तीसगढ़ के अंदर है और राउरकेला ये जर्मनी के संयोग से उड़ीसा के अंदर है और 5वां है स्टील आयरन एंड यानी कि कंपनी। ये 5 यानी कि संयंत्र शेल के अधिगत में हैं, नियंत्रण में काम कर रहे हैं। इसके अलावा और भी यानी कि शेल के अधिगत में यानी कि कारखाने हैं, जिसमें वर्तमान में शेल के अधिकृत लौह इस्पात संयंत्र कारखानों की जो कुल संख्या है वो कितनी है? 9 है। 9 संयंत्र इसकी अधिकृत में है और मुख्य रूप से एकीकृत कारखाने, एकीकृत लौह इस्पात के कारखाने हैं, संयंत्र है वो कितने हैं? 5 है, जो सेल के अधिकृत में है। तो भारत में लौह इस्पात उद्योग की शुरुआत प्राचीन समय में 18-19वीं शताब्दी में हो गई थी। इससे पहले पश्चिमी एशिया में लौह इस्पात उद्योग का विकास हुआ है, जिसमें दमिश्क के अंदर जो तलवारें थी वो प्रसिद्ध थी और पश्चिमी एशिया में अगारिया जनजाति के द्वारा लोहे को पिघलाना, ढालना, इस्पात तैयार करने का काम किया जाता था। अब ये जो लौह इस्पात उद्योग है ये किसी भी देश के आर्थिक विकास की एक महत्वपूर्ण कड़ी मानी जाती है, महत्वपूर्ण इकाई मानी जाती है। और लौह इस्पात उद्योग के स्थानीयकरण के लिए कौन कौन से कारक होने जरूरी है, क्योंकि ये भारी और स्थूल पदार्थ है और एक आधारभूत उद्योग भी है। इससे बनने वाले जो उत्पाद है वो अन्य सैकड़ों उद्योगों के लिए कच्चा माल होते हैं, जिससे ये यानी कि मुख्य उद्योग के साथ साथ अन्य सैकड़ों उद्योग है वो इनके कच्चे माल से संचालित होते हैं। तो लौह इस्पात उद्योग के स्थानीयकरण के लिए कौन कौन से कारक होने जरूरी है? देखो, सबसे पहले लौह इस्पात उद्योग स्थापित करने के लिए कच्चे माल की उपलब्धता होनी जरूरी है। अब इसमें कच्चा माल क्या होना चाहिए? देखो, सबसे पहले कच्चे माल के अंतर्गत इसमें आता है लौह एश्क। कच्चे माल के अंदर लौह एश्क यानी लौह इस्पात उद्योग को स्थापित करने के लिए सबसे पहले कच्चा माल है वो लौह एश्क है। इसके बाद में लोहे को पिघलाने और ढालने के लिए, क्योंकि लोहे को पहले पिघलाया जाता है, फिर उसको डलवा लोहे के अंदर ढाला जाता है और फिर इसके अलावा अन्य इस्पात मिला करके उसको इस्पात के रूप में तैयार किया जाता है। तो सबसे पहले लौह एश की आवश्यकता होती है, उसके बाद में कोयले की आवश्यकता होती है, चूना पत्थर की आवश्यकता होती है और डोलोमाइट की आवश्यकता होती है। अब इसके लिए क्या ज़रूरी है कि मान लीजिए 1 टन लोहा तैयार करना है, 1 टन कच्चा लोहा तैयार करना है। 1 टन यानी लौह इस्पात तैयार करने के लिए, लौह इस्पात तैयार करना है
1 टन लौह इस्पात तैयार करने के लिए क्या ज़रूरी है कि कम से कम 1.5 टन तो कच्चा लोहा चाहिए, कच्चा लोहा चाहिए या लो एश चाहिए 1.5 टन। 1.4 टन क्या चाहिए, कोयला चाहिए, 1.4 टन कोयला चाहिए। और 0.3 टन क्या चाहिए, चूना पत्थर चाहिए, चूना पत्थर। इसके अलावा क्या चाहिए, 0.1 टन है वो डोलोमाइट एवं मैग्नीज। तो इस प्रकार 1 टन लौह इस्पात तैयार करने के लिए 1.5 टन कच्चे लोहे एश की आवश्यकता होती है, 1.4 टन कोयले की आवश्यकता होती है, 0.3 टन चूना पत्थर और डोलोमाइट और मैग्नीज है वो भी 0.1 टन की आवश्यकता होती है, तब जाकर के 1 टन लौह इस्पात तैयार होता है। तो सबसे पहले ये एक भारी और स्थूल पदार्थ है, इसके लिए कच्चा माल उपलब्ध होना जरूरी है, चाहे लौह एश को, कोयला, चूना पत्थर, डोलोमाइट या मैग्नीज। दूसरी बात आती है कि इसको साफ वगैरह करने के लिए जल आपूर्ति है, जल की आवश्यकता होती है। किसी नदी घाटी क्षेत्र में या जहाँ भी नदी परियोजना है उनके माध्यम से जल निर्बाध रूप से उपलब्ध होना जरूरी है। और देखो भारत में ज़्यादातर लौह इस्पात के कारखाने हैं वो उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़ के अंदर स्थापित है, कर्नाटक में स्थापित है, क्योंकि वहाँ पे एक तो लोहा में उपलब्ध है, लौह एश का जो कच्चा लोहा उपलब्ध है, कोयला है, चूना पत्थर, मैग्नीज, जल की उपलब्धता भी है। इसके अलावा सस्ता जल परिवहन, क्योंकि ये भारी और स्थूल पदार्थ है और ये ज़्यादातर इसके संयंत्र उन्हीं स्थानों पे लगाए जाते हैं जहाँ कच्चा माल उपलब्ध हो और इससे कच्चे माल से दूर स्थापित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि भारी पदार्थ होने की वजह से इसमें परिवहन खर्च अधिक आता है। तो सस्ता परिवहन है, चाहे रेल परिवहन हो या माल को निर्यात करने के लिए, आयात करने के लिए जल परिवहन है, ये सस्ता परिवहन है। तो इसके द्वारा भी लौह इस्पात उद्योग की स्थापना की जा सकती है। तीसरा कारक क्या चाहिए कि ये एक तकनीकी और भारी पूंजी को इन्वेस्ट करना पड़ता है, इसीलिए पूंजी की आवश्यकता होती है। सस्ते और कुशल श्रमिक है, ये भी लौह इस्पात उद्योग की स्थापना करने के लिए ज़रूरी है। भारत देश से जनसंख्या में संपन्न राष्ट्र के लिए सस्ते श्रमिक और कुशल श्रमिकों की यानी कि जो आवश्यकता है वो पूर्ण रहती है, या यूँ कहे कि ये श्रमिकों की आवश्यकता उपलब्ध रहती है। बाज़ार माल का निर्यात करने या यूँ कहे कि माल को खपत करने के लिए बाज़ार की उपलब्धता होना भी ज़रूरी है, क्योंकि लौह इस्पात से जो उत्पाद बनते हैं वो अन्य सैकड़ों हज़ारों उद्योगों के लिए कच्चा माल होता है और उसके लिए निकटतम बाज़ार होना ज़रूरी है। शक्ति के संसाधन हैं, क्योंकि पावर है ये बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है और जहाँ भी भारत में लौह इस्पात के कारखाने लगे हैं वहाँ जल विद्युत परियोजना के माध्यम से विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारी भट्टियाँ चलाने के लिए या यूँ कहे कि मशीनों को चलाने के लिए पावर की शक्ति की भी आवश्यकता पड़ती है। तो इस प्रकार ये ऐसे कारक है जिसके अंतर्गत बाज़ार है या परिवहन है या श्रमिक शक्ति है, इन कारकों से ही यानी कि लौह इस्पात उद्योग है जिसका स्थानीयकरण किया जा सकता है। और भारत में यदि लौह इस्पात की बात करें तो विश्व के अंदर सर्वाधिक लौह इस्पात उद्योग कौन उत्पन्न करता है? चीन सबसे ज़्यादा लौह इस्पात उद्योग स्थापित यानी कि उत्पादन करता है, और उसके बाद में जापान है, और उसके बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका है, और चौथा स्थान किसका है? भारत है। यानी कि भारत लौह इस्पात उत्पादन करने की दृष्टि से विश्व में चौथा स्थान रखता है। सर्वाधिक है वो चीन उत्पादन करता है, जो विश्व के अंदर प्रथम स्थान है। तो इस प्रकार लौह इस्पात उद्योग है वो एक आधारभूत उद्योग है, और इसकी
स्थापना के लिए बहुत सारे स्थानीयकरण के कारकों की आवश्यकता रहती है। अब भारत में जो लौह इस्पात उद्योग है उनके जितने भी यानी कि लौह इस्पात के संयंत्र है, कारखाने हैं, उन कारखानों में बहुत सारे ऐसे कारखाने हैं जो कच्चे माल क्षेत्रों के निकट है, जिसमें कोयले क्षेत्रों के निकट है, कहीं लो ऐश क्षेत्रों के निकट है, और कई ऐसे भी कारखाने हैं जो कोयला और लो ऐश के मध्य स्थापित है, और कुछ एक ऐसे कारखाने हैं जो तटीय और व्यापार सुविधा की दृष्टि से तटीय क्षेत्रों में, बंदरगाही क्षेत्रों में स्थापित है। अब इसमें से कोयला क्षेत्रों के निकट स्थापित जो लौह इस्पात के संयंत्र है भारत के अंदर, उसमें जैसे बनपुर है, हीरापुर और कुल्टी। तो मित्रों, बनपुर, हीरापुर और कुल्टी ये इंडियन आयरन एंड स्टील वर्क्स कंपनी के नियंत्रण में हैं, और इन तीनों का विलय 1953 के अंदर कर दिया गया था। अभी ये इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी शेल के अधिकृत में आती है। तो इस प्रकार ये जो बनपुर, हीरापुर, कुल्टी और दुर्गापुरा और बोकारो, दुर्गापुरा पश्चिम बंगाल में है और बोकारो झारखंड के अंदर है, ये चारों पांचों जो लौह इस्पात के संयंत्र है वो कोयला क्षेत्र के समीप स्थित है। इसके अलावा लो ऐश क्षेत्रों के निकट है, जैसे भिलाई जो छत्तीसगढ़ के अंदर है, राहुल केला जो उड़ीसा में है, भद्रावती जो कर्नाटक में है, सेलम जो कर्नाटक में है, और सेलम तमिलनाडु में है, और विजयनगर कर्नाटक में है। तो इस प्रकार ये ऐसे कारखाने हैं जो लौह इस्पात क्षेत्रों के लौह ऐश के क्षेत्रों के निकट स्थित है। और एक ऐसा कारखाना है जो लौह ऐश और कोयला क्षेत्रों के मध्य स्थित है। तो यूँ कहें कि इसको न्यूनतम परिवहन सिद्धांत पर आधारित है। उसका नाम है टिस्को का कारखाना, टाटा इस्पात एंड आयरन कंपनी का जो कारखाना है, टिस्को का कारखाना है। ये ऐसा कारखाना है जो कोयला क्षेत्र और लो ऐश के क्षेत्र के मध्य स्थित है, यानी न्यूनतम परिवहन सिद्धांत पर आधारित है। और तटीय क्षेत्रों और व्यापार की सुविधा पर आधारित जो लौह इस्पात के संयंत्र है जो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है, ये तटीय आधारित लौह इस्पात का संयंत्र है। अब अलग अलग जो संयंत्र है इसमें कोयला कहाँ से मिलता है, कितना उत्पादन करता है, इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा कल करेंगे। धन्यवाद।